टीचर्स नहीं थे, देवर मोर लाइक फ्रेंड थी। मैं पोएम लिखा करती थी और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स जो थी वो लिखती थी। सुबह सुबह लिखने से माइंड फ्रेश हो जाता है और रात को कि आपने क्या कुछ किया वो लिखने से माइंड रिलैक्स हो जाता है। कुछ चीज़ें जो बहुत ड्रामेटिक होती है तो फिर क्या करती हूँ मैं, कुछ ऐसा होता है तो वो लिख के वो कागज फाड़ के वो फेंक देते हैं, फिर तो कौन ही पड़ेगा। ये अच्छा तरीका है। बहुत हॉरर स्टोरी है। ठीक है, ध्यान से। बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की, जैसे डॉक्टर रूही सतीजा, डॉक्टर रूपाली और विवेक जोशी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। ऐसे करके सभी हायर लेवल के थे और मैं ही बस एक स्टूडेंट थी। उनका उन्होंने हमेशा मेरे को हेल्प किया है। उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ बेटा आप ऐसा कर सकते हो। मेरा एम है आगे जा कर के साइकोलॉजी के अंदर जो ये टैबू है ना, इस टैबू को हटाना। इनफैक्ट एक चीज इतना कर लो कि जो आपका रात का डिनर है वो सारी फैमिली एक साथ बैठ के करे। मदर के अंदर भी बहुत फीलिंग्स होती हैं कि उनको बहुत काम करने होते हैं, उनको घर का भी संभालना है, उनको बाहर का भी संभालना है, बच्चे के भी संभालने हैं, तो वो कैसे वर्क करेंगी, उनको सब कुछ कैसे एक साथ लाना होगा। मुझे आपसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी। नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज के स्टार्स। दोस्तों आज हमारे साथ हैं वेरी टैलेंटेड प्रज्ञा, जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने नोज के से 12th पास आउट किया है और एक बुक की को ऑथर भी हैं। तो चलिए हम इनसे हमारे इस पॉडकास्ट में और भी बहुत ढेर सारी बातें करेंगे इस बुक के बारे में, उनकी नोज की जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रज्ञा। सो प्रज्ञा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बुक की को ऑथर हैं, वो भी 12th पास आउट होते हैं। तो इस बुक का नाम क्या है? डिकोडिंग मेंटल हेल्थ। अच्छा, क्या है इस बुक में? इसके अंदर हम मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बात करते हैं। बेसिकली जो टैबू जो होता है कि हाँ हमारी बॉडी भी जैसे एक अंग है, वैसे ही हमारा माइंड भी एक पार्ट है हमारी बॉडी का ही। जैसे हमारी बॉडी खराब हो सकती है, हमारा माइंड भी खराब हो सकता है। बट इस चीज को इतना पागल वगैरह के साथ कनेक्ट किया जाता है कि कितनी खराब चीज होती है ये, कि लोग जल्दी से आते ही नहीं है। उनको लगता है हम पागल थोड़ी हो गए हैं। ये चीज़ जो है हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्ट्रॉय कर रही है और हमको लगता है ये तो डे टू डे लाइफ है और हम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ये क्या पूरा हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर है ये बुक? यस, ये बुक हमें एक्सप्लेन करेगी कि जो मेंटल हेल्थ है वो जस्ट लाइक हमारी फिजिकल हेल्थ, ये भी खराब हो सकती है और हमें हमें ऐसा कुछ पता चले तो हमें रीच आउट करना चाहिए डॉक्टर के पास, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, ना कि उसको दबा कर किसी कोने में रखनी चाहिए। हाँ, होता है कि हमारे साथ कुछ भी टेंशन हो रही है, हम कुछ भी सोच रहे हैं, किसी भी तरह से परेशान, हम दूसरों को बोलने के बजाय अंदर ही अंदर घुटते हैं और वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है वो प्रॉब्लम। हमें लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगी, हम उससे फेस नहीं करेंगे, बट वो बढ़ती रहती है। अच्छा, ऐसा होता है कि बोलते हैं कि अगर हम अपने मन की या फिर कुछ भी टेंशन है अगर हम किसी को बोल देते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। वो मेंटली हम एक बार तो रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ फाइनली हमने किसी को बोल दिया। बिल्कुल ऐसा जरूर होता है। अब कल की बात थी, मैं कल रात को मेरे पापा के साथ बैठी थी तो पापा के सर पे थोड़ा लोड था, तो फैक्ट्री में काम काफी ज्यादा था, तो पापा ऐसे टेंशन में थे। मैंने बैठा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पापा की बस बात सुनी। बात सुनने के बाद पापा कहते प्रज्ञा मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ अब। कहते आधी टेंशन मेरी बस दिमाग में रहने की वजह से थी और आधी टेंशन थी जो थी। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। और मतलब बहुत लोग आते हैं साइकोलॉजी में, अगर हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो आधे लोग तो आते हैं और आपको प्रॉब्लम बताते हैं और वो सही हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है। तो फिर देयर वाज एक छोटा बच्चा था और वो डेली एक साइकोलॉजिस्ट के पास आता था। वो बहुत चिड़चिड़ा, बहुत ऐसे गुस्से वाला, घर पर कभी बात नहीं करता था। तो एक बार जब साइकोलॉजिस्ट के पास को भेजा गया, वो साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं करती थी। उसके दिमाग में जो बसड़ होती थी ना कि भाई मेरे माँ बाप बहुत लड़ाई करते हैं, मम्मा पापा ऐसे करते हैं, मुझे मारते हैं, मेरे स्कूल में ये हुआ, वो सब सिर्फ सुनती थी। और सिर्फ 2 दिन के बाद उसके माँ बाप आके बैठे और कहते ऐसा क्या किया आपने? जो वो अब तो बहुत शांत, बहुत खुश रहते, कहते सिर्फ उसकी बात सुनी है मैंने और कुछ नहीं किया। तो हाँ, हम अपने दोस्तों को अपनी बात सुनते हैं, हमारे ऐसे दोस्त जो होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, तो बिल्कुल हमारी मेंटल हेल्थ काफी बेटर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको हम बेझिझक कुछ भी कह सकते। बिल्कुल, है ना? अच्छा, जैसे आपने अभी रिसेंटली 12th पास आउट किया है, फिर आप एक बुक की को ऑथर भी बन गई। ये सडन तो नहीं हुआ होगा? आपने लिखना पहले से ही स्टार्ट किया होगा या पहले कभी इंटरेस्ट रहा होगा? तो उसके बारे में बताइए कुछ। मैं 6 साल की थी जब मैंने अपनी एक पोएम लिखी थी, जस्ट 6 लाइन्स की। ओके। और उसके बाद नोजगे के अंदर 3rd क्लास में मैं आई और फिर मैंने वापस एक पोएम लिखी थी एंड मैंने वो रेसिटेशन कंपटीशन में भी बोली थी और मुझे उसमें प्राइज भी मिला था। वाओ, गुड।
और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं पोएम्स और लिखती गई और मैंने सभी टीचर्स को दिखाना, अपनी इंग्लिश वाली टीचर्स को। और उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज जो हुई थी वो थी जब लिटरेरी क्लब फॉर्म हुआ थे 11th क्लास में, तब मैंने पोएम लिखनी बहुत शुरू कर दी। हमारे पास एक शेड्यूल होता था कि हाँ अब तुम्हें इस टाइम पर तुम्हें पोएम लिखनी है। और मोहम्मद राहुल सर ने बहुत हेल्प करी थी, वो मेरी पोएम हमेशा चेक किया करते थे और मुझे बताया करते थे कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। उसके साथ जो करेक्शंस होती हैं वो जरूर बताया करते थे। आपकी नोज़गी के टीचर्स के साथ बॉन्डिंग किस तरह की रही है? बॉन्डिंग टीचर्स नहीं थे, दे वर मोर लाइक फ्रेंड्स। जैसे गाइड करते एक सीनियर जैसे अपने को गाइड करते, वैसे वो टीचर्स हमेशा गाइड करते थे। आपके पास कौन सा सब्जेक्ट थे 11th 12th? मेरे पास नॉन मेडिकल थी, पीसीएम। ओके, नॉन मेडिकल था तो फिर स्टडी का बर्डन तो रहता ही है। एग्जाम टाइम में कैसा टाइम चलता था, कैसा फील होता था? एग्जाम टाइम में क्या था, अब जैसे मैं थी तो फिर मुझे भी जैसे कभी बार बर्डन फील होता था, एग्जाम टाइम में बहुत प्रेशर भी होता था। तो फिर अब वो हर समय हम हर किसी को बात नहीं बता पाते, बट स्टिल मैं क्या करती थी, मैं पोएम लिखा करती थी और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स जो थी वो लिख देती थी। पोएम के थ्रू अपनी सारी फीलिंग्स लिख देती थी, जैसे अपने दोस्त को बताते हैं मैं वैसे ही किताब को बताया करती थी। और इससे मेरा राइटिंग भी हो जाता था, मेरा माइंड फ्री भी हो जाता था। ये एक अच्छा जरिया है। तभी बोलते हैं कि आपको अपनी एक डेली डायरी लगानी चाहिए जिससे आप अपनी फीलिंग्स निकाल सको। मेरे पास अभी भी एक जर्नल है जिसके अंदर मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ, ग्रेटिट्यूड होता है और सब चीजें होती है। उससे क्या है, सुबह सुबह लिखने से माइंड फ्रेश हो जाता है और रात को कि आपने क्या कुछ किया वो लिखने से माइंड रिलैक्स हो जाता है। कुछ चीजें होती है जो हम किसी को नहीं बोल पाते तो वो लिख दिया जाता है। और कई बार होती है कुछ चीजें जो बहुत ड्रामेटिक होती है, तो फिर क्या करती हूँ मैं, कुछ ऐसा होता है तो वो लिख के वो कागज फाड़ के वो फेंक देते हैं, फिर तो कौन ही पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा तरीका है। इस बुक की आपको ऑथर है तो 12th पास आउट किया, फिर कैसे आपको ये प्लेटफॉर्म मिला कि आप लिख सकते हैं, उसके बारे में? मैंने जस्ट 12th पास आउट किया था, मैं कुछ फ्री थी और मैं रूही सतेजा नाम की एक डॉक्टर है, मैं उनको काफी फॉलो किया करती थी। उन्होंने रैंडमली एक दिन एक स्टोरी लगाई कि हम ऐसे ऐसे करके को ऑथर्स की टीम बना करके बुक बनाएंगे। एंड मैंने को था कि मैं फ्री हूँ तो फिर मैं ये ट्राई कर सकती हूँ। मैंने जस्ट चिल पिल ट्राई किया और उसके बाद मैंने अपना सब लिखा और उसके अंदर फॉर्म फिल किया। अपनी कुछ पोएम्स जो मैंने लिखी हुई थी वो मैंने भेजी उनको। अच्छा, मींस आपने पहले जो लिखा हुआ वो भी डालना होता है? हाँ, वो डाला उन्होंने, उसमें था फॉर्म कि आपको लिखना है जो आपने पहले का लिखा हुआ है, आप हमें उसमें से कुछ भेजिए। तो उन्होंने फिर मुझे उसमें से सिलेक्ट किया था और मैंने अपना पार्ट लिख दिया। अच्छा, तो ये जो आपने लिखा तो इसका कोई टॉपिक था? हमें एज सच कोई टॉपिक नहीं था, वो हमारे ऊपर था कि हमने कौन सा टॉपिक देखना है। बट इतना जरूर था कि हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर लगाना है और मेंटल हेल्थ के अंदर हमें टैबू के ऊपर जरूर पुट करना है कि जो हम सोचते हैं कि हमारा माइंड कभी गलत नहीं हो सकता, कि कभी हमें ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती या फिर हम कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते। हमें लगता है कि हाँ हम तो ऐसे ही नेगेटिव है, बट हमें पता नहीं होता है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से रिलेटेड ही होता है। मैंने मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में मैंने देखा है काफी ऐसे बच्चे, लाइक स्कूल के कुछ बच्चे थे जो कि बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, जो डिप्रेशन के शिकार थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उन्होंने सॉल्यूशन नहीं देखा और बाद में आकर के फिर उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही थी नींद के लिए। ओहो, ऐसे मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग लेवल है उसी पे हमको समझ जाना चाहिए। बिल्कुल, कि हमें इससे अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना किसी भी टेंशन को, किसी और हमें वो टैबू, हम हमें लगता है कि यार हम किसको बताएंगे, हम तो बता ही नहीं सकते किसी को। अगर हम वही बात किसी को बताएंगे और अगला समझने वाला होगा तो वो बहुत अच्छे से क्योर हो जाती हैं चीजें। ये होता है। अच्छा मैम, आपका जो मिला था, जैसे आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर लिखा, तो आपने अपनी तरफ से क्या टॉपिक डिसाइड किया कि मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए? मैंने सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर लिखा था कि कैसे एक पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, एक नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, कि हम जिसमें पनिशमेंट होता है, एक रीइंफोर्समेंट होता है, इनमें क्या रहता है। और उसके अलावा मैंने लिखा था सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ऊपर। ओके, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, पावर होती है बहुत पावर होती है। लेट मी टेल यू विद अ स्टोरी। अब फॉर एग्जांपल देयर वाज अ गाय, बहुत हॉरर स्टोरी है ये। ठीक है, ध्यान से। तो एक बारी क्या हुआ कि एक पर्सन बैठा था, अपना काम कर रहा था। अब बाहर एक आता है जादूगर, वो जैसे वो होता है ना जादूगर वाला कि हाँ भाई मैं जादू कर दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो वो आता है, आजा मुझे अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी दे दो, मेरे को सारी प्रॉपर्टी दे दो। अब वो डर जाता है, कहता है ये कैसे हो सकता है, कहता है मैं तो नहीं देता। अब वो बस मानता नहीं था इस बात को, कहता है ये थोड़ी होता है, तो ऐसे फालतू बात कर रहे हैं।
बट जब वो उसको वापस बोलते, कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा, कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होता, और वो उसको भगा देता है। और फिर क्या करते हैं, थोड़े से एशेस अपने हाथ में लेता है, राख, एंड वो उसके ऊपर कहता है कि अब जो भी वो छिपकली देख रहे हो, वो छिपकली जो है वो तुम्हारे पेट में चली जाए, छू। थोड़ी देर में क्या होता है, वो डर जाता है, छिपकली तो वहीं की वहीं होती है, और वहां से चला जाता है। जो पर्सन होता है वो डर जाता है, वो कहता है यार ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में छिपकली तो इधर से उधर जानी थी, उसको फिर वो छिपकली भी नहीं दिखती, वो कहता है हाय वो तो मेरे पेट में चली गई। अब उसके सबकॉन्शियस में क्या हुआ, उसके कॉन्शियस में क्या हुआ, हाय वो छिपकली मेरे पेट में है, वही चीज उसके सबकॉन्शियस में चली गई, हाय वो छिपकली मेरे पेट में है। और असलियत में क्या हुआ, ये एक रियल स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है नॉर्थ अमेरिका की। ओके। हाँ, तो फिर हुआ क्या कि उसके पेट में गुड़गुड़ होने लग गई और उसके उल्टियां आने लग गई, रोज उल्टियां आ रही है, रीजन पता नहीं चल रहा। सारे लोग उसके पास आ रहे, उससे पूछ रहे, उसके फैमिली मेंबर्स क्या हुआ, उसको क्या खाया उसने, कहता मेरे पेट में छिपकली है। सभी को पता था ये सब कुछ झूठ है, ये उसके दिमाग का ही खेल है, बट वो कहता मेरे पेट में छिपकली है, उसने मेरे को श्राप दे दिया है और मेरे पेट में छिपकली है। बाद में वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, 3-4 डॉक्टर के पास पहले लेके जाता है, डॉक्टर कहते हैं अरे ये थोड़ी होता है, और वो उसको ऐसे ही भेज देते हैं। बट फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास उसको लेकर जाया जाता है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर था वो, एंड उस डॉक्टर ने जब उस चीज को देखा तो वो कहते अरे ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। सबसे पहली चीज वो बहुत एम्पैथेटिक हुआ अपने पेशेंट के साथ, ये अच्छा ऐसा हुआ, हमारे उसकी बात सुनी अच्छे से, वरना बाकी लोग तो उसे भगा रहे थे उसको कि पागल है। उसकी बात सुनी और फिर कहते अच्छा ऐसे करना, कल आना मेरे पास। कल उसने कहा कि उसको एक पानी दिया, कहते ये पानी पी ले और अब तेरे को उल्टी आएगी। उसने पानी पिया, 10 मिनट बाद उल्टी आ गई। जब उसने उल्टी करी तो उसकी आंखें बंद थी, तो उसने क्या किया, साइड से छिपकली, एक मरी हुई छिपकली थी, तो ऐसा उसमें डाल दिया। वो उसको दिख गया, अच्छा वो छिपकली वहां पर चली गई, कहता दिखती छिपकली बाहर निकाल दी मैंने, और उसके बाद में वो सही हो गया। अरे वो ये सारी मेंटालिटी सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का खेल है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रिसीव करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जरूर होता है। हम कुछ भी सोचेंगे वो हमारी रियलिटी में दिख जाता है। अगर हम सुबह सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम शुक्राना करते हैं, जैसे गुरु जी को कहते हैं शुक्राना करते हैं, तो फिर हमेशा हमें ऐसी चीजें मिलती रहती हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं दूसरों में। तो ऐसा होता है, मतलब अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा होगा। बिल्कुल होता है, और ये साइंटिफिक प्रूवन है। पर उसका हमारी वाइब्रेशन होती है, जैसे एक फियर की वाइब्रेशन बहुत नीचे होती है, जिस वाइब्रेशन पे आप होते हो उस तरीके के लोग, उस तरीके के इंसिडेंट्स आपको मिलते हैं। एक हैप्पी और एक अच्छी पीसफुल वाइब्रेशन पे अगर आप रहते हो तो आपको पीसफुल चीजें ही मिलेंगी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर आता है ये। अब जो होता है वो अपनी तरफ से भगवान हमारे अच्छे के लिए ही करता है। सो थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, ठीक है। बट थिंक पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी सैड फीलिंग्स को इग्नोर करो। मतलब कई बार हम सोचते हैं हमेशा अच्छा सोचेंगे, उसके चक्कर में क्या करते हैं, अगर कभी हम बहुत बैड फील करें तो हम वो शो ही नहीं करते हैं, हम हमेशा स्माइल, ये भी नहीं होना चाहिए। कभी बैड फील कर रहे हो, आप बैठो, आप सैड हो, आप रो, बट ये जरूर होना चाहिए घंटे 2 घंटे बाद आपको फिर खुश होना होगा, बट अपनी पूरी फीलिंग्स निकाल करके फिर खुश हो। मतलब रोने से या बोलने से मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं ICG कॉलेज IIS यूनिवर्सिटी जयपुर से कर रही हूँ PSC साइकोलॉजी। तो आपका जो ये राइटिंग स्किल है, ये आगे आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं? क्योंकि एक बुक आ गई है, आप उसकी को ऑथर हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अभी तो आप को ऑथर हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आप पूरी बुक लिख दें। बिल्कुल, मैंने पोम्स काफी लिखी हुई है, मैं सोच रही हूँ उसकी एक बुक बनाऊं और वो बुक पब्लिश करूं, और वो जरूर पब्लिश होगी। और एक मैंने जर्नल का भी सोचा है, जैसे क्वेश्चंस रहते हैं बीच में, नीचे आप आंसर्स दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ मैंने सोचा है। बट उसके प्रॉपर सोचने के बाद, थोड़ी और रिसर्च करने के बाद मैं वो भी पब्लिश करूंगी। अच्छा, जो ये बुक लिखा हुआ है, इसके अंदर किस किस तरह के ऑथर थे आपके साथ? मेरे अलावा बाकी ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स ही थे, हाईएस्ट लेवल के। हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट लेवल की, जैसे डॉक्टर रूही सतीजा, डॉक्टर रूपाली और विवेक जोशी वाज अ साइकोलॉजिस्ट। ऐसे करके सभी हायर लेवल के थे और मैं ही बस एक स्टूडेंट थी। उनका लेवल काफी हाई था, वो बॉम्बे से थे, उनका बोलने का तरीका सब बहुत अच्छा था। तो ये जो बुक लिखने से पहले आप लोगों की कोई मीटिंग हुई, किसी तरह का डिस्कशन हुआ?
बुक के अंदर पहले तो विवेक जोशी सर थे एंड उन्होंने हम सभी को बताया कि आपने 5000 वर्ड्स लिखने हैं, आप हमारा एजेंडा ये है, हमारा टॉपिक आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हो, उन्होंने सब गाइड किया। बीच में हमारी एक मीटिंग भी हुई थी जूम पे, जिसके अंदर हमें क्लियर किया गया था कि आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे ड्राइंग डालनी हो या फिर कोई और कहानियां लगानी हो, जो भी आपका जी करता है आप वो पुट कर सकते हो। आपने जो नोजगी का सफर तय किया, तो यहाँ पे एमडी सर, निम्फिया मैम या टीचर्स ने किस तरह से आपका सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया? हमेशा उन्होंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करी है, उन्होंने हमेशा मेरे को हेल्प किया है, उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ बेटा आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे लिटरेरी क्लब की जैसे मैं बात करूँ तो उन्होंने हमेशा बोला है आप ये पोएम और लिख सकते हो, आप इसके अंदर ये नई चीज़ और पुट कर सकते हो, हमेशा मुझे गाइडेंस मिली है। मतलब अच्छे गाइडेंस मिली? हाँ, मैं जैसे असेंबलीज में भी मैं करा करती थी, एंकरिंग किया करती थी, तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प होती थी। मार्क्स किस तरह से आते थे आपके? मार्क्स मेरे अच्छे आ जाते थे, 88.8% बने थे 12th। ब्राइट स्टूडेंट रही हैं आप। हाँ जी कह सकते हैं ये। बिल्कुल। तो अभी इन फ्यूचर अभी आपको क्या करना है, एम क्या है आपका? मेरा एम है आगे जाकर के साइकोलॉजी के अंदर जो ये टैबू है ना, इस टैबू को हटाना। बिकॉज मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में मैंने देखा है यार हम तो बिल्कुल सही है, दिमाग से बिल्कुल सही है, हमें तो ऐसी एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं। अब ये थोड़ी बात होती है, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, और एकदम से आप ऐसे अटैक आ जाता है। क्योंकि ये मैम हर कोई नहीं जान सकता है, जो स्टडी कर रहा है उसे पता है डीपली। क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग बस बात करके अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं या गुस्सा होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। उस चीज की नॉलेज जो है कॉमन लोगों में होना बहुत जरूरी है। मेरा तो एम यही है कि मैं बच्चे के ऊपर देखूं कि बच्चे के अंदर क्या हम इम्पैक्ट ला सकते हैं, हम कैसे बच्चों के लिए और भी बेटर खिलौने ला सकते हैं, पेरेंट्स को हम क्या सिखा सकते हैं कि एक वीक के अंदर आप एक दिन आप बच्चों के पास रहिए, एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा, डिनर जो इतना है तो निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एक चीज इतना कर लो कि जो आपका रात का डिनर है वो सारी फैमिली एक साथ बैठ के करे। हाँ। सारे बैठ के एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे के डे के बारे में पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर। एग्जैक्टली, ये छोटी छोटी चीजें तो करनी पड़ेंगी, वरना बच्चा इसी से attachment मेंटली बहुत फील करता है कि हाँ मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है, हाँ, बहुत डिटैच्ड फील करता है अपने पेरेंट्स से। तो मैंने इसके अंदर सोचा है कि बच्चों के ऊपर नॉलेज स्प्रेड करना रिगार्डिंग टू द पेरेंट्स कि बच्चों को कैसे पाला जाए इन दिस मॉडर्न एरा, एंड ऑल्सो कि अगर आप जैसे खुद एक मदर है, मदर के अंदर भी बहुत फीलिंग्स होती हैं कि उनको बहुत काम करने होते हैं, उनको घर का भी संभालना है, उनको बाहर का भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है। हाँ। तो वो कैसे वर्क करेंगी, उनको सब कुछ कैसे एक साथ लाना होगा, मुझे आपसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और नोजगी स्टार का आप हिस्सा हैं, और आपने अपने इतने सारे एक्सपीरियंस पेरेंटिंग के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और अपनी बुक के बारे में इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, और ये हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आई थिंक, है ना। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम में आते रहें अपनी नेक्स्ट आपकी खुद की बुक के साथ, बिल्कुल, जो जिसकी आपने प्रिपरेशन कर रखी है अभी। सो थैंक यू सो मच।